आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, जेई नीट दोनों के लिए कंपलसरी है। तो कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करें, किस तरीके के इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बच्चों को बहुत टफ चैप्टर लगता है। बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉग से। तो देखिए, लॉग की हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ याद रखनी होती हैं। लॉग m अपॉन n, इसको हम लोग लिख सकते हैं log m माइनस log n। ओके, log x की पावर n है तो पावर आगे आ जाती है n log x हो जाता है। इसके अलावा अगर हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है log m इंटू n, तो आप इसे लिखेंगे log m प्लस log n। ओके, इसके अलावा मान लीजिए कि माइनस log x लिखा हुआ है तो आप इसको log 1 अपॉन x भी लिख सकते हैं। मतलब न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में चला जाएगा, डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में अगर आ जाएगा तो ये नेगेटिव साइन हट जाता है और log पॉजिटिव हो जाता है। ये चार प्रॉपर्टीज़ आपको लॉग की पता होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो लॉग की आपको आनी चाहिए। log 1 की वैल्यू होती है बेटा 0, log 2 की वैल्यू 0.30, log 3 की वैल्यू 0.47, log 4 की वैल्यू 0.60, log 5 0.69, log 6 0.77, log 7 0.84, log 8 0.90, log 9 0.94, log 10 1 और log 11 1.04 इसके आसपास होता है, 1.04 या 1.05 के आसपास। इसके अलावा अगर कोई वैल्यूज़ आती है लॉग की तो हम लोग, जैसे हमारे पास हमें सॉल्व करने को आया log 14, सपोज log 14 सॉल्व करने को आया तो आप इसे ऐसे लिखेंगे log 2 इंटू 7 लिख सकते हैं। 7 2 जब 14 होता है। अच्छा, अब देखिए log m इंटू n को क्या लिख सकते हैं, log 2 प्लस log 7, log 2 प्लस log 7, log 2 की वैल्यू 0.30, log 7 की वैल्यू 0.84, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.14। इसी तरीके से अगर आपके पास log 25 सॉल्व करने को आया है तो आप इसे लिख सकते हैं log 5 की पावर 2। ठीक है, 5 इंटू 5 की पावर 2, पावर आगे आ जाती है 2 log 5, तो 2 इंटू log 5 की वैल्यू 0.69, ठीक है, या 0.70 भी मान लो तो 1.4 समथिंग आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हम लोग लॉग को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे एंटी लॉग की। देखिए, एंटी लॉग टॉपिक भी बहुत आसान है। ठीक है, एंटी लॉग को समझना भी बहुत आसान है। कैसे कि एंटी लॉग होता है लॉग का जस्ट उल्टा, अपोजिट। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई वैल्यू सॉल्व करने को आई 5.30, मतलब आपको ऐसे दे रखा है log x इज इक्वल्स टू 5.30, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, log x इज इक्वल टू 5.30। ठीक है, अच्छा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं
5 प्लस 0.30 लॉग एक्स। अच्छा, एक्स इजिकल्स टू लॉग को इधर लेके गए, एंटी लॉग हो गया 5 प्लस 0.30। अब मेरी बात को समझिए, लॉग 10 की पावर 5, इसका मतलब हो जाएगा 5 log 10। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 10? log 10 की वैल्यू 1, 5 इंटू 1 दिस इज 5। तो मतलब 5 को हम लोग log 10 की पावर 5 लिख सकते हैं। और 0.30 हमें पता है ये log 2 की वैल्यू होती है। तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग log 10 की पावर 5, सॉरी log 10 की पावर 5 प्लस log 2। अब देखो log m प्लस log n, log m इंटू n, तो x इजिकल्स टू एंटी लॉग log 2 इंटू 10 की पावर 5। अब देखो हम केमिस्ट्री वाले यार, हम तो काट देते हैं ऐसे, ठीक है, लेकिन मैथ्स के रूल के हिसाब से ये 1 हो जाता है, ठीक है, तो हमें इसे काटना नहीं होता है। लेकिन हम लोग केमिस्ट्री वाले हम सब करेंगे, ठीक है। हमारे पास नीट के बच्चे भी हैं, जेई के बच्चे भी हैं, तो नीट वाले बच्चों के हिसाब से हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 इंटू 10 की पावर 5। चलिए अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास दे रखा है 25.84 इजिकल्स टू लॉग एक्स, और इसमें भी हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? मैंने बताया आपको, log x इजिकल्स टू, इसे ऐसे लिख लें 25 प्लस 0.84 लिख सकते हैं। अच्छा, log x इजिकल्स टू, इसको क्या लिखते हैं? log 10 की पावर 25। मैंने बताया कैसे हो जाएगा, log 10 की पावर 25, पावर आगे आ जाती है 25 log 10, log 10 की वैल्यू 1, तो यानी कि 25 इंटू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 25? तो log 10 की पावर 25 प्लस log 7, 0.84 किसकी वैल्यू? 7 की। तो यार log x इजिकल्स टू log 7 इंटू 10 की पावर 25। अपन केमिस्ट्री वाले काट देंगे, x की वैल्यू 7 इंटू 10 की पावर 25। क्लियर है? कई बार यार आयनिक इक्विलिब्रियम में नेगेटिव लॉग बहुत मिलेगा आपको, नेगेटिव एंटी लॉग सॉल्व करने को बहुत मिलेगा। तो जैसे अगर मान लीजिए कि अगर जैसे log x माइनस log x इज इक्वल्स टू 7 ऐसे दे रखा है, मतलब पॉइंट के बाद कोई संख्या नहीं है, मतलब पॉइंट के बाद कोई संख्या नहीं है, पॉइंटों में नहीं दे रखा, तो बहुत सिंपल हो जाता है। यहाँ से नेगेटिव हटा, ये log हटा और इसे 10 की पावर में लिख दे, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 7, डायरेक्टली आंसर ऐसे ही लिखा हुआ है, माइनस log x इज इक्वल टू 35। तो इसको डायरेक्टली लिख दो x की वैल्यू निकालने के लिए, 10 की पावर माइनस 35। क्लियर? लेकिन वहीं अगर कोई डिजिट आ गई, फिर क्या करेंगे? जैसे मान लो कि हमारे पास नेगेटिव log x इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पर दे रखा है 5.70, नेगेटिव साइन उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू माइनस 5.70। अच्छा, माइनस 5.70 को एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो ये हमारी जो डिजिट है डेसिमल से आगे वाली, इसमें 1 ऐड करो और इसको 1 में से माइनस करो, कर सकते हैं। तो देखो log x 1 ऐड किया, तो ये इसे मैंने -6 लिख दिया, प्लस 1 में से माइनस किया 0.30। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 5.70 के बराबर ही है। अरे बोलो, बिल्कुल सही है ना? अब देखिए कितना आसान हो गया, log x इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं log 10 की पावर -6 प्लस log 2, बताने की जरूरत नहीं है। अब इसको log x इज इक्वल्स टू log
2 इंटू 10 की पावर -6। हमने सीखा केमिस्ट्री वाले लॉग से लॉग काटो, x की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम एंटी लॉग किसी भी डिजिट का हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ मैंने 3 क्वेश्चन आप लोग को बताए। ठीक है, अब एक मैथमेटिकल टूल और सीख लीजिए। p और x ऐसे दे रखा है, तो इसे लिखते हैं -log x। सपोज ऐसे pH लिखा हुआ है, तो -log h प्लस साइन कंसंट्रेशन। POH लिखा हुआ है, तो इसको लिख देंगे -log OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। pKa लिखा हुआ है, तुम क्या लिखेंगे बेटा? -log Ka। वेरी गुड। अच्छा, pKb लिखा हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे? -log Kb। ठीक है, pKw लिखा हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे? -log Kw। वेरी गुड। क्या ये चीज़ समझ में आती है? ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने बेसिक जो मैथमेटिक्स यहाँ पर यूज़ होगी उसके फंडे सीख लिए। ठीक है, जो भी बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ पर यूज़ होने वाली है उसके हम लोगों ने फंडे सीख चुके हैं। अब हम लोग चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है उस कंसेप्ट का नाम है एसिड बेस कंसेप्ट। एसिड बेस कंसेप्ट। तो देखिए, एसिड क्या होते हैं? अब पहला जो साइंटिस्ट था जिनके नाम था अर्हीनियस। 3 साइंटिस्ट हैं, अर्हीनियस, ब्रोंस्टेड और लुईस। अर्हीनियस के हिसाब से एसिड क्या था? एसिड इज अ सब्सटेंस विच गिव्स H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जो H प्लस आयन रिलीज करेगा। किसमें? वाटर में। तो जो H प्लस आयन रिलीज करेगा वाटर में, तो वो तो एसिड कहलाएगा। और बेस क्या होगा इसके हिसाब से? बेस इज अ सब्सटेंस विच गिव्स OH माइनस आयन रिलीज इन वाटर। मतलब बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो OH माइनस आयन देते हैं पानी के अंदर, और एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं वाटर के अंदर। जैसे अब यहाँ पर हमारे पास ये कंटेनर है। अब इस कंटेनर में हमारे पास पानी है। अब पानी में मैंने क्या किया? HCl को डाला। जैसे ही HCl को पानी में डाला, पानी में जाते ही HCl ब्रेक हो गया H प्लस और Cl माइनस में। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाईली पोलर होते हैं। हाईली पोलर होते हैं क्योंकि इनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू जो होती है हाई होती है, हायर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू। तो इस वजह से ये हाईली पोलर होते हैं, और हाईली पोलर होने की वजह से ये H प्लस आयन को अपनी तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। मतलब ये इसको पूरी तरीके से आयंस में तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, और H प्लस आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके या हाइड्रोनियम आयन को फॉर्म कर देते हैं। खैर, हम लोग को तो ऐसे जानना है कि अर्हीनियस का कहना यह था कि एसिड इज अ सब्सटेंस विच गिव्स H प्लस आयन इन वाटर, और बेस इज अ सब्सटेंस विच गिव्स OH माइनस आयन इन वाटर। तो एसिड क्या हो गए? एसिड इज अ सब्सटेंस विच गिव्स H प्लस आयन इन वाटर, बेस इज अ सब्सटेंस विच कैन डोनेट OH माइनस आयन इन वाटर। बट इसकी भी लिमिटेशंस थी। ठीक है, H प्लस आयन हमेशा पानी के अंदर किस फॉर्म में रहेंगे? हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में रहेंगे। इसकी भी लिमिटेशन थी कि ये एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को केवल और केवल किस में एक्सप्लेन कर पा रहा था? एक्वस सॉल्यूशन में। किस में एक्सप्लेन कर पा रहा था? एक्वस सॉल्यूशन में। पहली बात। दूसरी बात, इट कैन नॉट एक्सप्लेन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ AlCl3। ठीक है,
BOH का होल थ्राइस बोरिक एसिड, ठीक है, CO2, SO2 एक्सेट्रा। नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब इट कैन नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक कैरेक्टर किसका, नॉन मेटल ऑक्साइड का, AlCl3 का, बोरिक एसिड का, इनका एसिडिक कैरेक्टर ही एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और इट कैन नॉट एक्सप्लेन बेसिक कैरेक्टर ऑफ NH3, RNH2, इनका बेसिक कैरेक्टर भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि ये पानी में जाने पर OH- आयन रिलीज नहीं करेंगे, इसी तरीके से ये पानी में जाने पर H+ आयन रिलीज नहीं करेंगे। क्लियर है बात? तो देखिए, अगर मैं इनकी डेफिनेशंस की बात करूं तो यहां पर लिखेंगे एसिड्स आर द सब्सटेंस which gives या which can donate, ऐसे लिख लो, which can donate H+ ions in water। और बेस की डेफिनेशन, बेस आर दी सब्सटेंस which can donate OH- ions in water। अब इनकी लिमिटेशंस क्या क्या होगी? पहली लिमिटेशन, इट कैन एक्सप्लेन एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर इन एक्वा सॉल्यूशन। मतलब ये एक्वा सॉल्यूशन में ही अपना एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर बता पाते हैं। दूसरी बात, इट कैन नॉट एक्सप्लेन एसिडिक कैरेक्टर of AlCl3, CO2, SO2 etc. It cannot explain basic character of NH3, RNH2 etc. ओके, ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी लिमिटेशंस हो गई। ठीक है, सभी बच्चे इस चीज़ को नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे हम बताते हैं कि ब्रोंस्टेड नया कंसेप्ट आया, ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट। अब ये भाई साहब ये क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे जो प्रोटॉन डोनर होंगे, सिंपल, इन्होंने बोला प्रोटॉन डोनर जो H+ को डोनेट करें वो भैया एसिड है, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है मतलब जो H+ को एक्सेप्ट करें वो बेस है। चलिए, इनकी बात बहुत सिंपल थी, जो प्रोटॉन डोनर होंगे जो H+ आयन को डोनेट करेंगे वो एसिड होंगे, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होंगे जो H+ आयन को एक्सेप्ट कर रहे होंगे वो बेस कहलाएंगे। जैसे कि अगर हम लोग HCl की बात करें तो HCl की रिएक्शन NH3 के साथ कराइए, ये एक एसिड बेस रिएक्शन है, तो NH3 के पास लोन पेयर होते हैं, ठीक है, तो इस लोन पेयर ने क्या किया, इस प्रोटॉन को, इस H+ को एक्सेप्ट किया, और H+ को एक्सेप्ट किया तो ये NH4+ आयन बनाया, प्लस साथ में Cl- निकला। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो NH3 ने प्रोटॉन को क्या किया, प्रोटॉन एक्सेप्टर बना,
प्रोटोन एक्सेप्टर बना, जबकि HCl क्या बना, प्रोटोन डोनर। तो ये तो प्रोटोन को डोनेट कर रहा है और ये प्रोटोन को एक्सेप्ट कर रहा है, तभी अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन हो रही है। अब इसी से एक बात क्लियर हो गई कि देखो यहाँ पर ये वाले तो एसिड जो जिन पे प्रोटोन होगा वो तो हमारे अर्हीनियस के पास भी हैं, अर्हीनियस के भी एसिड है, लेकिन जो बेस ब्रोंस्टेड के बेस हैं वो अर्हीनियस के बेस नहीं है। मतलब ऑल अर्हीनियस एसिड आर ब्रोंस्टेड एसिड। देखिए, ऑल अर्हीनियस एसिड आर ब्रोंस्टेड एसिड्स। ऑल ब्रोंस्टेड base are not Arrhenius base। ठीक है, तो सारे Arrhenius एसिड ब्रोंस्टेड एसिड कहलाते हैं, लेकिन ऑल ब्रोंस्टेड बेस आर नॉट Arrhenius बेस। ये बात भी क्लियर हो गई। चलिए, जैसे देखो यहाँ जो प्रोटोन, अब जैसे HCl है, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर H3O पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, इसने क्या किया, प्रोटोन को डोनेट किया, ये प्रोटोन डोनर बना। अब वैसे ही NH3 की रिएक्शन H2O के साथ करा दो तो ये NH4 प्लस और OH माइनस आयन बनाएगी। तो यहाँ पर ये प्रोटोन को क्या कर रही है, प्रोटोन एक्सेप्ट कर रही है। NH3 यहाँ पर प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है, ये प्रोटोन डोनेट कर रहा है। प्रोटोन डोनेट कर रहा है तो एसिड कहलाएगा, प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है तो बेस कहलाएगा। लेकिन ऐसी स्पीशीज जो कभी एसिड की तरह बिहेव कर रही है, कभी बेस की तरह बिहेव कर रही हैं, ऐसी स्पीशीज जो कभी एसिड की तरह बिहेव कर रही हैं, कभी बेस की तरह बिहेव कर रही हैं, तो ऐसी स्पीशीज को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक स्पीशीज। एम्फोटेरिक स्पीशीज क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक स्पीशीज, जो प्रोटोन डोनेट भी कर सकती है, प्रोटोन को एक्सेप्ट भी कर सकती है। मतलब एसिड और बेस, मतलब एसिड की तरह बिहेव भी और बेस की तरह बिहेव भी, तो ऐसी स्पीशीज हमारी क्या कहलाएंगी, एम्फोटेरिक स्पीशीज। क्लियर है? तो स्पीशीज विच बिहेव एसिड एज वेल एज, विच कैन बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस। तो ऐसी स्पीशीज जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करती है, वो स्पीशीज हमारी क्या कहलाती है, एम्फोटेरिक स्पीशीज। क्या ये बात क्लियर है? चलिए, जैसे अब यहाँ पर हम लोग एक बात करते हैं, H2SO4, ये टूटा HSO4 माइनस में, और ये फर्दर फिर ब्रेक हुआ SO4 2 माइनस में। अब देखिए यहाँ पर फर्क समझिए, देखिए मतलब अगर मैं इस रिएक्शन को बैकवर्ड भी देखूं, ठीक है, तो देखिए HSO4 प्रोटोन डोनेट भी कर रही है, और यहां से यहां देखूं तो मतलब प्रोटोन एक्सेप्ट भी कर रही है। प्रोटोन डोनेट भी किया है और प्रोटोन एक्सेप्ट भी किया। देखो ना, ये प्रोटोन एक्सेप्ट भी किया और यहां पर इसने प्रोटोन को डोनेट भी किया। तो ऐसी स्पीशीज, मतलब प्रोटोन डोनर भी है, प्रोटोन एक्सेप्टर भी है, तो ऐसी स्पीशीज तो भैया हमारी क्या है, एम्फोटेरिक स्पीशीज। स्पीशीज विच कैन डोनेट एज वेल एज एक्सेप्ट H प्लस आयन। स्पीशीज विच कैन डोनेट एज वेल एज एक्सेप्ट H प्लस आयंस,
वो स्पीशीज हमारी एम्फोटेरिक स्पीशीज कहलाती है। चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस। क्या होते हैं ये कॉन्जुगेट एसिड बेस, चलिए समझते हैं। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं? जैसे अब देखिए ये HCl है, इसकी रिएक्शन मैंने वाटर के साथ कराई। वाटर के साथ कराने पर यह हाइड्रोनियम आयन बना और साथ में Cl माइनस निकला। अब इसने प्रोटॉन डोनेट किया, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। ये एसिड है और ये बेस है। जो एसिड होता है उसका हमेशा कॉन्जुगेट बेस बनता है, मतलब ये हमारा कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। आप पहचानेंगे कैसे? सर समस्या तो यही है ना। अब रिएक्शन को उल्टा करके देखो, ऐसे देखो, देखो Cl माइनस आयन ने एक H प्लस को एक्सेप्ट करके HCl बनाया, मतलब इसने क्या किया? प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाले क्या कहलाते हैं? बेस। क्या कहलाते हैं? बेस, है ना। और कौन से बेस कहलाएंगे? ये कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि ये कॉन्जुगेट बेस हमेशा किन के बनते हैं? एसिड के बनते हैं, ठीक है। मतलब एसिड जब भी एसिड हमेशा क्या बनाता है? अपना कॉन्जुगेट बेस बनाता है। और वो कॉन्जुगेट बेस कब कैसे बनाएगा? रिमूवल ऑफ 1H प्लस आयन। केवल ध्यान रखना है, एक H प्लस आयन रिमूव करने पर उसका क्या बनता है? कॉन्जुगेट बेस। अब इस रिएक्शन को उल्टा देखो, ये बेस है, ये क्या बनेगा? कॉन्जुगेट एसिड। देखो कैसे, अब उल्टा देख रहे हैं तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, इसने एक प्रोटॉन को क्या कर दिया? डोनेट कर दिया, तो H2O की फॉर्म में आ गया। तो यानी कि बेस का हमेशा क्या बनता है? कॉन्जुगेट एसिड। बेस का हमेशा क्या बनेगा? कॉन्जुगेट एसिड। कैसे बनेगा? एडिशन ऑफ 1 प्लस 1H प्लस आयन, एक H प्लस आयन को ऐड करके, ठीक है। तो हमेशा इस बात को और ध्यान रखना है कि मतलब जो एसिड होते हैं, अगर वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्गर बेस बनेगा। कौन सा वाला? स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अगर वीक बेस है तो स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका वीक कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। पॉइंट 2b याद रखना इसे। क्या ये बात क्लियर है? तो देखिए हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, जितनी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं तो ये हमने एसिड बेस के बारे में पढ़ा है। अब देखिए, अब एसिड भी हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग और एक होते हैं वीक। पहचाने कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड कौन से होंगे? तो देखिए पहली बात तो जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जो पार्शियली आयनाइज होते हैं वो एसिड वीक एसिड होते हैं, या फिर जो एसिड हाइड्रोनियम आयन से वीक होंगे, हाइड्रोनियम आयन से वीक होंगे, वो सारे एसिड वीक एसिड कहलाते हैं।
जो हाइड्रोनियम आयन से वीक एसिड होते हैं, मतलब आप ऐसे याद रख लो, कार्बोनिक एसिड से H2CO3 से, कार्बोनिक एसिड से जो एसिड वीक होते हैं वो सारे वीक एसिड कहलाते हैं। और इससे जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। दूसरा, डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया वीक बेस। डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया ज़्यादातर हमारे क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं, जैसे NH4OH, RNH2, NH3, तो ये सारे हमारे वीक बेस कहलाएंगे। लेकिन जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ग्रेटर देन हाइड्रोनियम आयन, एसिडिक स्ट्रेंथ ग्रेटर देन हाइड्रोनियम आयन स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सारी बातें कर ली हैं। तो यहाँ तक आपको लॉग वॉग सब बता दिया मैंने। तो यहाँ तक आपको पढ़ना है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के क्वेश्चंस कराएंगे और आगे चैप्टर को बढ़ाएंगे। चलिए, थैंक यू। इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपको एक एक चैप्टर क्लियर होता चला जाए।